कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी जाती है। एक ऐसी सजा जो किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। बिल्कुल। और अब ये सोचिए कि वो सजा एक ऐसे वायरल वीडियो की अफवाह पर शुरू हुई जो पुलिस को कभी मिला ही नहीं, ऐसे खून के धब्बों पर आधारित है जिनकी कभी ठीक से जांच ही नहीं हुई। राइट। और एक ऐसी कहानी पर टिकी है जो अलग-अलग अदालतों में बार-बार बदलती रही। सुनने में ये किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना? हाँ, किसी क्राइम फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये असल जिंदगी का एक ऐसा मामला है जो हमारी न्याय प्रणाली की, यानी हमारी जस्टिस सिस्टम की परतों को उधेड़ कर रख देता है। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा उद्देश्य इसी जटिलता को समझना है। आज हम पटना हाई कोर्ट के 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की गहराइयों में उतरेंगे। क्रिमिनल अपील DB 202023, मनु कुमार उर्फ मोनू कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला। एग्जैक्टली। और हमारा मिशन ये समझना है कि जब वारदात का कोई चश्मदीद गवाह ना हो और फोरेंसिक सबूत उलझे हुए हों, तो कानूनी व्यवस्था में साक्ष्यों को आखिर कैसे तौला जाता है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इस लीगल डॉक्यूमेंट का हमारा एनालिसिस पूरी तरह से न्यूट्रल है। इस डीप डाइव में हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी को सही या गलत ठहरा रहे हैं। हम बस इस बात को डिकोड कर रहे हैं कि अदालत ने फैक्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और गवाहियों को कानूनी मापदंडों पर कैसे परखा। राइट। ये सिर्फ एक क्राइम फाइल नहीं है, बल्कि जस्टिस सिस्टम का एग्जाम्पल है, जहां बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो चाहिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। इससे पहले कि हम इस बात पर आएं कि पटना हाई कोर्ट ने फैसला क्यों पलटा, हमें उस बेस को समझना होगा जिस पर ट्रायल कोर्ट ने शुरुआत में 20 साल की इतनी बड़ी सजा सुनाई थी। हाँ, वहां से शुरू करना बेस्ट रहेगा। आखिर पुलिस और निचली अदालत के सामने ऐसी कौन सी कहानी आई थी जिसने इतना बड़ा स्टेप लेने पर मजबूर किया? तो अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 12 अप्रैल 2020 की शाम करीब 7 बजे से। प्रोसिक्यूशन के अनुसार पीड़िता शौच के लिए खेत में गई थी। ओके। आरोप यह था कि वहां धूमन कुमार, मनु कुमार, जो इस अपील में अपेलेंट है, और पंकज कुमार ने उसे पकड़ लिया। उसका मुंह एक दुपट्टे से बांध दिया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बाप रे! डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची, लेकिन डर की वजह से उसने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया। और फिर अगले दिन एक और इंसिडेंट होता है जो इस मामले को और सीरियस बना देता है, राइट? 13 अप्रैल 2020 को कर्णापुरा स्कूल के सामने एक आम के बगीचे में अलिजिट तौर पर मनु और पंकज ने पीड़िता को डंडे से पीटा। हाँ, और धमकी दी कि वो इस घटना के बारे में किसी से जिक्र ना करे। लेकिन मामले में असली ट्विस्ट आता है 14 अप्रैल को। वो जावेद भाई वाला एंगल। एग्जैक्टली। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति, जिसे डॉक्यूमेंट्स में जावेद भाई कहा गया है, उसने पीड़िता की बड़ी बहन को आकर बताया कि इंटरनेट पर पीड़िता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ओह वाव! तो मतलब इस वायरल वीडियो की न्यूज़ मिलने के बाद ही पीड़िता ने अपनी बहन को आबीती सुनाई। बिल्कुल। और इसी आधार पर फिर 15 अप्रैल को FIR नंबर 29822020 दर्ज की गई, जिसके बाद मामला पहुंचता है ट्रायल कोर्ट यानी छपरा की विशेष पॉक्सो अदालत में। और ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की गवाही को काफी वेटेज दिया। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि पीड़िता ने जो शुरुआती बयान पुलिस को दिया, जिसे फर्द बयान कहते हैं, और फिर जो बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया, दोनों बिल्कुल लगातार एक जैसे थे। राइट। और इसी आधार पर अदालत ने मनु कुमार को IPC की धारा 376D और पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत 10 और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। पर वेट, यहाँ फर्द बयान और 7104 के बयान के बीच का डिफरेंस थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, फर्द बयान वो पहली इंफॉर्मेशन होती है जो पुलिस लिखती है, लेकिन धारा 164 CRPC के तहत दर्ज बयान सीधे एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने शपथ लेकर दिया जाता है। अच्छा, तो उसमें पुलिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। एग्जैक्टली। इसलिए कानून की नजर में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और क्योंकि ट्रायल कोर्ट को लगा कि पीड़िता अपने इन बयानों पर कायम है, उन्होंने सजा मुकर्रर कर दी। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। बचाव पक्ष यानी डिफेंस का ये लॉजिक था कि मामले के सभी इंडिपेंडेंट गवाह मुकर गए थे। हाँ, वो हॉस्टाइल हो गए थे। वही तो।
आसपास का कोई भी इंसान, यहाँ तक कि कोई पड़ोसी भी इंसिडेंट को कंफर्म नहीं कर रहा था। ये तो बहुत डेंजर है। अगर सिर्फ एक इंसान के कहने पर किसी को 20 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है, तो कोई भी बदले की भावना से कानून का गलत यूज कर सकता है। बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या सिर्फ एक इंसान का बयान किसी को इतनी लंबी सजा देने के लिए काफी है? कोर्ट इस रिस्क को कैसे हैंडल करती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कानून ये नहीं कहता कि सच साबित करने के लिए भीड़ की जरूरत है। अच्छा। किसी पीड़िता की एकमात्र गवाही सजा के लिए पूरी तरह से काफी हो सकती है, लेकिन अदालतें इस रिस्क को समझती हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया। इसीलिए एकमात्र गवाही पर भरोसा करने की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है। और वो कंडीशन क्या है? वो गवाही पूरी तरह से अकाट्य होनी चाहिए, यानी एब्सोल्यूट और कंसिस्टेंट। उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और हाई कोर्ट ने ठीक इसी शर्त को आधार बनाकर इस मामले को फिर से खोला। आई सी। तो ट्रायल कोर्ट ने मान लिया कि गवाही अकाट्य है और 20 साल की सजा दे दी। लेकिन 20 साल की ये सजा तो पॉक्सो एक्ट के तहत दी गई थी ना? बिल्कुल। और पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए एक कंडीशन पूरी तरह से कंपल्सरी है, पीड़िता का माइनर होना। बिना किसी बर्थ सर्टिफिकेट के कोर्ट ने ये कैसे प्रूव किया कि उसकी एज 18 साल से कम है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो बताते हैं कि कोई मैट्रिक का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट था ही नहीं। और यहीं से हम उम्र के उस साइंटिफिक और लीगल लूप में फंसते हैं जिसने इस केस की पूरी डायरेक्शन बदल दी। जब कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता तो अदालतें मेडिकल साइंस का सहारा लेती हैं। इस मामले में भी यही हुआ। 15 अप्रैल 2020 को डॉक्टर किरण ओझा ने पीड़िता की मेडिकल जांच की और अपनी रिपोर्ट में अंदाजा लगाया कि पीड़िता की उम्र 16 से 17 साल के बीच है। वेट, 16 से 17 साल? हाँ, और ट्रायल कोर्ट ने इसी मेडिकल अनुमान को पत्थर की लकीर मान लिया और पॉक्सो एक्ट लगाकर 20 साल की सजा दे दी। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। उम्र का ये मेडिकल असेसमेंट कोई परफेक्ट मशीन तो है नहीं, ये तो कुछ एक पेड़ के रिंग्स गिनने जैसा है। सही एग्जाम्पल दिया। जैसे पेड़ हर साल एक नया रिंग बनाता है, वैसे ही इंसान की हड्डियां एज के साथ आपस में जुड़ती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर इंसान के बॉडी का ग्रोथ अलग होता है। कोई हड्डी 16 साल में जुड़ जाती है तो किसी की 18 साल में। एग्जैक्टली। बायोलॉजी कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं जहां 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। तो क्या अदालत किसी डॉक्टर के इस एस्टिमेट को 100% सच मान सकती है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इस प्रोसेस को मेडिकल भाषा में बोन ऑसिफिकेशन कहते हैं, जहां एक्सरे के जरिए हड्डियों के फ्यूजन को देखकर उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये टेस्ट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता और कानून इस साइंटिफिक अनसर्टेनिटी को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसी को बैलेंस करने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में मार्जिन ऑफ एरर यानी त्रुटि की गुंजाइश का एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। मार्जिन ऑफ एरर? इसका लीगली कोर्ट के अंदर एक्चुअल मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब भी बोन ऑसिफिकेशन या किसी रेडियोलॉजिकल टेस्ट से उम्र तय की जाती है तो अदालतें हमेशा उस एस्टिमेटेड एज में 2 साल का मार्जिन जोड़ती या घटाती हैं। अच्छा, +- 2 इयर्स। हाँ, इस केस में पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट रजाक मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हाई कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला दिया। इन फैसलों में क्लियरली बताया गया है कि एज एस्टिमेशन में हमेशा 2 साल का गैप माना जाना चाहिए। ओह वाओ! तो अगर हम इस मैथ को इस केस पर अप्लाई करें, डॉक्टर ने अपर लिमिट बताई थी 17 साल। अगर हम उसमें इस लीगल मार्जिन के 2 साल जोड़ दें तो 17 + 2 उम्र हो जाती है 19 साल। बिल्कुल। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही बेसिक रूल है, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा आरोपी के पक्ष में जाता है। अगर उम्र 15 भी हो सकती है और 19 भी, तो कोर्ट को वो उम्र माननी होगी जो आरोपी के लिए कम नुकसानदेह हो। राइट। इसलिए लीगली कोर्ट को यह मानना पड़ा कि इंसिडेंट के वक्त पीड़िता की उम्र 18 या 19 साल हो सकती है। ये तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। महज एक साइंटिफिक मार्जिन ऑफ एरर को अप्लाई करने से पूरा का पूरा कानूनी सिनेरियो बदल गया। 19 साल का मतलब है कि टेक्निकली और लीगली पीड़िता माइनर की कैटेगरी में आती ही नहीं है, वो एक अडल्ट है। एग्जैक्टली। और इसी के साथ पॉक्सो एक्ट के वो बेहद सीरियस चार्जेस धारा 4 और 6 जिनमें 20 साल की सजा थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सही कहा।
पटना हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने उम्र तय करने में भारी गलती की थी। पॉक्सो के आरोप पूरी तरह से खारिज कर दिए गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि गैंगरेप का चार्ज तो अभी भी था। बिल्कुल। पॉक्सो हटने के बाद भी आईपीसी की धारा 376D यानी सामूहिक दुष्कर्म का आरोप बचा हुआ था। और अब जबकि पीओसी का शील्ड हट चुका था, तो अदालत को सिर्फ उस एकमात्र गवाही पर डिपेंड रहना था। ये तय तोड़ना था कि क्या वो गवाही इतनी स्ट्रांग है कि बिना किसी और ठोस सबूत के उस पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सके। और यहीं पर उस प्रिंसिपल की अग्नि परीक्षा शुरू होती है जिसका हमने पहले जिक्र किया था कि क्या ये गवाही पूरी तरह से अतार्किक तारा है। ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने पूरी कहानी की नींव हिला दी। क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसे हिंदी में जिरा कहते हैं, वहां डिफेंस लॉयर गवाह से तीखे सवाल पूछता है। इस जिरा में पीड़िता ने अदालत में खुद ये एक्सेप्ट किया कि उसने इस मामले के 2 और आरोपियों पंकज और धूमन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। 1 मिनट, क्या जिस अपराध में इतनी गंभीर सजा हो सकती है, जहां चार्ज ये था कि गैंगरेप हुआ है, उसमें कॉम्प्रोमाइज? कोई ऐसे जघन्य अपराध में कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता है? ये बात अपने आप में बहुत अजीब लगती है। अजीब है, और लीगली ये गवाही की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। लेकिन ये अकेला विरोधाभास नहीं था। एक और बहुत बड़ा सच सामने आया। वो क्या? चूंकि धूमन और पंकज ने इंसिडेंट के टाइम माइनर होने का क्लेम किया था, इसलिए उनका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजे बोर्ड में चल रहा था। अब ध्यान से सुनिए, पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट में खुद माना कि जब वो जेजे बोर्ड के सामने गवाही देने गई थी तो उसने वहां रेप की बात का जिक्र तक नहीं किया था। What? Wait, लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने जो 164 का बयान हुआ था, उसमें तो उसने तीनों पर रेप का आरोप लगाया था ना? बिल्कुल लगाया था। इसका मतलब है कि अलग-अलग अदालतों में कहानी बदल रही थी। एक जगह रेप का आरोप है, दूसरी जगह सिर्फ मारपीट की बात है। ये तो टेस्टिमनी में एक बहुत बड़ा गैप है। एग्जैक्टली। जब कहानी इस तरह बदलती है तो अदालत सिर्फ गवाही के भरोसे किसी को सजा नहीं दे सकती। ऐसे में कोर्ट साइंस और फोरेंसिक एविडेंसेस की तरफ देखती है ताकि सच्चाई कंफर्म हो सके। राइट। और इस केस में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL रिपोर्ट की वैल्यू बहुत अहम हो जाती है। तो चलिए इन फोरेंसिक एविडेंसेस को खंगालते हैं। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि पुलिस ने जांच के दौरान कुछ कपड़े जब्त किए थे। एक पैंटी, जिसे एग्जिबिट 1A कहा गया, एक सफेद दुपट्टा यानी एग्जिबिट 1B, और एक गुलाबी बैंगनी रंग की सलवार एग्जिबिट 1C। रिपोर्ट बताती है कि पैंटी और सफेद दुपट्टे पर खून के निशान मिले थे। तो क्या ये खून घटना को साबित करने के लिए काफी नहीं था? खून मिलना एक बात है, लेकिन लीगली ये प्रूफ करना कि वो खून किसका है, बिल्कुल दूसरी बात। और यहीं पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने एक ऐसी बेसिक और शॉकिंग गलती की जो समझ से परे। क्या गलती? FSL रिपोर्ट बनाने वालों को पैंटी और दुपट्टे पर खून तो मिला, लेकिन पुलिस ने ना तो पीड़िता का कोई ब्लड सैंपल लिया और ना ही किसी आरोपी का ब्लड सैंपल लिया। तो इस सबका असल मतलब क्या है? बिना ब्लड सैंपल के उस खून की जांच कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। फोरेंसिक साइंस में एक प्रोसेस होता है जिसे चेन ऑफ कस्टडी और मैचिंग कहते हैं। जब आपको क्राइम सीन से खून मिलता है तो आपको एक रेफरेंस सैंपल चाहिए होता है जिससे आप उस खून का DNA या ब्लड ग्रुप मैच कर सकें। सही बात है। जब आपने पीड़िता या आरोपी का ब्लड सैंपल लिया ही नहीं तो वो खून अदालत में महज लाल रंग का एक धब्बा बनकर रह जाता है। लीगली उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप साबित ही नहीं कर सकते कि वो खून पीड़िता का है या किसी और का। ये तो सरासर जांच में लापरवाही है। कॉमन सेंस है ये तो। और सीमेन की जांच का क्या हुआ? गैंगरेप का चार्ज था तो बायोलॉजिकल सबूत तो होने चाहिए थे ना? वहां भी साइंस ने कहानी का साथ नहीं दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के सीमेन सैंपल लिए थे, लेकिन FSL रिपोर्ट के क्लियर कंक्लूजन्स के हिसाब से ना तो जब्त की गई पैंटी पर, ना दुपट्टे पर और ना ही उस गुलाबी सलवार पर किसी भी आरोपी का कोई सीमेन पाया गया। ओह, ओके। तो अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ रखें, एक तरफ फोरेंसिक रिपोर्ट है जिसमें कोई DNA या ब्लड मैच नहीं हो रहा है, कपड़ों पर कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल प्रूफ नहीं है जो आरोपियों को क्राइम से जोड़ सके, और दूसरी तरफ गवाह की कहानी है जो कभी कॉम्प्रोमाइज की बात करती है और कभी जेजे बोर्ड में रेप का जिक्र ही नहीं करती। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कोर्ट इस पूरे नैरेटिव पर कैसे ट्रस्ट कर सकती है। अगर हम इसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो पटना हाईकोर्ट ने ठीक इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के राय संदीप उर्फ दीपू केस का डिटेल में रेफरेंस दिया। इस लैंडमार्क जजमेंट में यह डिफाइन किया गया था
कि कानून की नजर में एक स्टर्लिंग विटनेस यानी अकच्छे गवाह किसे कहते हैं। स्टर्लिंग विटनेस, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं? एक स्टर्लिंग विटनेस वो होता है जिसकी गवाही की क्वालिटी इतनी हाई और बेदाग हो कि अदालत बिना किसी डाउट के उस पर भरोसा कर सके। उसकी कहानी स्टार्ट से लेकर एंड तक हर अदालत में एक जैसी होनी चाहिए। राइट। लंबी से लंबी जिराह में भी वो गवाह अपनी बात से ना पलटे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेडिकल एविडेंस, फोरेंसिक रिपोर्ट और घटना की सिचुएशंस उस गवाही का पूरा सपोर्ट करें। ये एक जंजीर की तरह है जिसमें कोई भी कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन इस मामले में तो जंजीर की कई कड़ियां गायब थीं। बिल्कुल, गवाही बार बार बदली, को अक्यूज्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज होने की बात सामने आई, जेजे बोर्ड में रेप का चार्ज गायब हो गया और एफएसएल रिपोर्ट यानी साइंस ने प्रोसिक्यूशन की कहानी का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। खून का कोई मिलान नहीं हुआ, कपड़ों पर कोई सीमन नहीं मिला। और यही वो रीजंस थे जिनकी वजह से ये गवाही स्टर्लिंग विटनेस के उस टफ टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत क्लियरली कहा कि जब गवाह ने बाकी दो आरोपियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जेजे बोर्ड में अलग बयान दिया है और मेडिकल एविडेंसेस भी मनु कुमार को डायरेक्टली क्राइम से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो सिर्फ पीड़िता की गवाही के आधार पर 20 साल की सजा बरकरार रखना सेफ नहीं है। इन्हीं मिसिंग लिंक्स के कारण पटना हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया और अपेलेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी यानी एक्विट कर दिया। ये पूरा एनालिसिस हमें जस्टिस सिस्टम की एक बहुत ही डीप और हार्ड रियलिटी से रूबरू कराता है। ये केस सिर्फ किसी के जेल जाने या बरी होने तक लिमिटेड नहीं है। सही कहा। ये इस बात का प्रूफ है कि हमारी लीगल सिस्टम इमोशंस या पब्लिक ओपिनियन पर नहीं चलती। समाज की नजर में कोई चार्ज कितना भी घिनौना क्यों ना हो, कोर्ट किसी को सिर्फ शक या अधूरी गवाही के आधार पर 20 साल के लिए जेल की सलाहों के पीछे नहीं डाल सकती। किसी को दोषी ठहराने के लिए एविडेंसेस और टेस्टिमनी को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी संदेह से परे साबित होना ही चाहिए। न्याय के तराजू का यही प्रिंसिपल है। वो तराजू गवाह के बातों का वजन भी तोलता है और साइंटिफिक एविडेंसेस की कमी का भी। जब तराजू का पल्ला डाउट की तरफ झुक जाता है तो कानून हमेशा आरोपी के पक्ष में खड़ा होता है ताकि कोई निर्दोष सजा ना पाए। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसी बात है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रही है। जरा शुरुआत में वापस चलते हैं। इस पूरी कहानी, इस पूरी एफआईआर की फाउंडेशन क्या थी? वो जावेद भाई की बात। एग्जैक्टली। 14 अप्रैल को जावेद भाई का ये कहना कि एक वायरल वीडियो इंटरनेट पर घूम रहा है, उसी अफवाह या जानकारी के बेस पर यह पूरा केस दर्ज हुआ। लेकिन क्या ये नोटिस करने वाली बात नहीं है कि फाइनल जजमेंट में या पूरी फोरेंसिक जांच के प्रोसेस में उस डिजिटल सबूत का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है? ये वाकई पूरे केस का सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट है। आज के इस दौर में जहां हर इंसान की जेब में स्मार्टफोन है, जहां हर चीज रिकॉर्ड होती है और इंटरनेट पर उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा मौजूद रहता है, वहां एक वायरल वीडियो का हवा में गायब हो जाना बहुत अजीब है। पुलिस ने उस पर फोकस ही नहीं किया। वही तो, पुलिस ने उस जावेद भाई का फोन जब्त क्यों नहीं किया? साइबर सेल से उस वीडियो की जांच क्यों नहीं कराई गई? ये सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी ह्यूमन एरर या प्रोसीजरल लापरवाही, जैसे खून के मैच के लिए ब्लड सैंपल ना लेना या उस एलिज्ड वीडियो की कोई साइबर जांच ना करना, कैसे पूरे के पूरे कानूनी रिजल्ट को पलट कर रख सकती है। राइट। क्या आज के इस टेक एरा में भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज साइंटिफिक और डिजिटल सबूत इकट्ठा करने में इतनी कमजोर हैं?